आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को। जो हम सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त है उन सभी को आज देखेंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। तो इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार कहते किसे हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो किसी भी देश के नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा के लिए प्रदान की जाती है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य नागरिकों को एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज में रहने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है ना। जो मौलिक अधिकार है तो यह व्यक्ति को सुरक्षित, न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज में रहने की अवसर प्रदान करता है। यदि हम किसी व्यक्ति से मौलिक अधिकार को छीन ले तो उसकी जिंदगी नहीं होगी, बल्कि वह जेल हो जाएगी। क्योंकि जेल में हम सभी से जितने भी मौलिक अधिकार है लगभग 90% मौलिक अधिकार को छीन लिए जाते हैं। इसीलिए उसकी जिंदगी नहीं होगी, बल्कि जेल हो जाएगी। मौलिक अधिकार सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छीना नहीं जा सकता। ठीक है ना। जो मौलिक अधिकार है या किसी व्यक्ति या सरकार के द्वारा भी छीना नहीं जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान इसे स्थगित किया जा सकता है। ठीक है ना। जो मौलिक अधिकार है तो इसे आपातकाल के दौरान स्थगित किया जा सकता है, परंतु इसे छीना नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि मौलिक अधिकार कहते किसे है। ठीक है ना। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति की सुरक्षा और न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज में रहने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति और सरकार द्वारा छीना नहीं जा सकता, परंतु इसे आपातकाल के दौरान स्थगित किया जा सकता है, लेकिन इसे छीना नहीं जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार है तो इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। जो मौलिक अधिकार का वर्णन है तो यह भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच वर्णित है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो मौलिक अधिकार है तो इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ पे जान लेते हैं मैग्ना कार्टा कहते किसे है। तो मैग्ना कार्टा यह ब्रिटेन से आई हुई एक अवधारणा है। सबसे पहले ब्रिटेन में वहाँ के राजशाहियों के द्वारा कुछ मजदूरों को अधिकार दिया गया। उन्हीं अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी कि किसी भी अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए भारत में मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है ना। मूल संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकार 7 थे, परंतु वर्तमान में 6 है। जब संविधान बना था तो उस समय मौलिक अधिकार हम सभी को 7 प्रदान किए गए थे, परंतु वर्तमान में 1 घटाकर इसे अब 6 कर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं किस मौलिक अधिकार को हटाया गया है। तो संपत्ति का अधिकार मूल संविधान से हटा दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार है तो इसे मूल संविधान से हटा दिया गया है। तो इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। जो संपत्ति का अधिकार है तो इसे मूल संविधान से क्यों हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, तो इसे हटाकर 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो मौलिक अधिकार होते हैं तो इसे कोई भी व्यक्ति और सरकार नहीं छीन सकते, परंतु जो कानूनी अधिकार होते हैं इसे सरकार छीन सकते हैं। इसीलिए जो संपत्ति का अधिकार है इसे कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं।
मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच है। तो पहले देख लेते हैं जो मौलिक अधिकार है, तो यह हमें 6 प्रकार के प्रदान किए गए हैं और कितना से कितना अनुच्छेद में रखा गया है उनके बारे में पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके बाद इन सभी को एक एक कर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहला है समानता या समता का अधिकार, तो इसे अनुच्छेद 14 से 18 के बीच रखा गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसे 19 से 22 के बीच रखा गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसे अनुच्छेद 23 से 24 के बीच रखा गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसे अनुच्छेद 25 से 28 के बीच रखा गया है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो इसे अनुच्छेद 29 और 30 के बीच रखा गया है। इसके बाद है छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसे अनुच्छेद 32 में रखा गया है। ठीक है ना। तो इसे याद करने का ट्रिक आप देख ले। सबसे पहले है इक्विलिटी, तो इसे ई से याद रखें। इसे समता या समानता का अधिकार कहते हैं, जो कि 14 से 18 के बीच है। फिर एफ से फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 के बीच है। तीसरा है ई से एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच है। फिर है आर यानी कि रिलीजन, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। पांचवा है कल्चरल और एजुकेशनल, तो इस आप पे ई को लिए है। तो एजुकेशनल यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जैसे कि होम रेमेडीज होती है यानी कि घरेलू उपचार, उसी प्रकार है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि संवैधानिक उपचार। तो यहाँ पे रेमेडी को लिए है। जिस तरह कल्चरल और एजुकेशनल में बाद वाला लिए थे एजुकेशनल का ई, उसी प्रकार इसमें लिए है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आर। तो आर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं एफ ई आर। ठीक है ना। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं ई फिर एफ फिर ई फिर आर फिर ई फिर आर। ठीक है ना। ई से इक्वलिटी, एफ से फ्रीडम, ई से एक्सप्लॉयटेशन, आर से रिलीजन, ई से कल्चरल एंड एजुकेशनल और आर से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चलिए इन सभी के बारे में एक एक कर डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। जो समानता का अधिकार है तो यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। समानता यानी कि भारतीय जनता को सभी क्षेत्र में समान बनाने का प्रयास करना, इसी को समानता कहा जाता है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच रखा गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार। इसका मतलब यह है कि कानून के सामने सब एक समान है। ठीक है ना। जो कानून है तो इसके सामने सभी एक समान होते हैं। आपने कोर्ट में देखा होगा जो एक कानून के सामने एक मूर्ति होती है तो उसके आँख पे पट्टी बंधी होती है, यानी कि उसके सामने सभी एक समान है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। वह नहीं जानता कि कौन किस धर्म का है, किस जाति का है, उसके सामने सभी एक समान है। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगी तथा उन पर एक समान लागू करेगी। ठीक है ना। जो राज्य है तो यह सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगी और सभी पर एक समान लागू करेगी। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव पर निषेध, यानी कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति या जन्म के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते, इस पर निषेध है। तो राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र से भेदभाव नहीं किया सकता, यानी कि किसी भी क्षेत्र में उस व्यक्ति को इन सभी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सभी को एक समान समानता दी जाएगी।
अब है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी के विषय में किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सभी को एक समान अवसर प्रदान की जाएगी। तो लोक नियोजन से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए एक अवसर की समानता दी जाएगी, ठीक है ना, सभी को एक प्रकार की समानता प्रदान की जाएगी। इसमें आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, यानी कि कोई समुदाय जो कि बहुत ही पीछे है तो उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो इसमें आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अब है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, मोस्ट वीवीआई, न जाने कितने बार ही एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, इसके अंतर्गत अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आप किसी के धर्म, जाति, रंग के आधार पर उसे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को उनके धर्म, जाति, रंग के आधार पर किसी प्रकार के छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते। यह अब एक दंडनीय अपराध है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक अपराधी माने जाएंगे। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अब है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता, यानी कि जितने भी प्रकार के उपाधि होते थे उन सभी को समाप्त कर दिया गया है। उदाहरण, स्वतंत्रता से पूर्व कुछ उपाधि थे, जैसे कि महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, इस तरह के सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना, जितने भी उपाधि थे जैसे कि महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, तो इन सभी तमाम उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि कोई व्यक्ति इन सभी उपाधि को अपने नाम से पहले नहीं लगा सकता। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि लिए जा सकते हैं, पर इन्हें भी आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार है जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो इन सभी प्रकार के पुरस्कार लिए जा सकते हैं, परंतु इसे उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे वह पुरस्कार छीना भी जा सकता है। इसमें अपवाद है, देख लेते हैं। एजुकेशन एंड आर्मी रैंक के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना, एजुकेशन क्षेत्र में और आर्मी रैंक के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे प्रोफेसर रामलाल, डॉक्टर शमसुद्दीन और ब्रिगेडियर शमशेर सिंह, ठीक है ना। तो उपाधि का प्रयोग आप एजुकेशन और आर्मी रैंक के क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि प्रोफेसर रामलाल, डॉक्टर शमसुद्दीन, ब्रिगेडियर शमशेर सिंह। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए इन सभी को एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो और आसानी से याद भी हो जाए। अनुच्छेद 14, इसमें विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी एक समान होंगे। अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी के विषय में सभी को एक समान अवसर प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत था तो इसका अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, यानी कि किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं लगा सकते, परंतु एजुकेशन और आर्मी रैंक को छोड़कर, एजुकेशन और आर्मी रैंक को आप लगा सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। अब है स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है तो यह अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है, ठीक है ना। जो स्वतंत्रता का अधिकार है तो यह 19 से 22 तक को वर्णित है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, पर मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था।
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में 6 स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, परंतु मूल संविधान में यह 7 थी। इसमें से एक को समाप्त कर दिया गया है, अभी देखेंगे। तो 19 के अंतर्गत बहुत सी स्वतंत्रता का उल्लेख है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 19A, तो इसमें बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। जो प्रेस की स्वतंत्रता है तो इसे भी इसी में रखा गया है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। 19B, सभा करने की स्वतंत्रता, जो सभा होती है तो इसे अनुच्छेद 19B में रखा गया है। तीसरा 19C, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19D, देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप देश में कहीं पर भी जा सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता 19D में है। 19E, किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, यानी कि आप देश के किसी भी कोने में बस सकते हैं और निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19F, तो इसमें संपत्ति का अधिकार है, परंतु इसे समाप्त कर दिया गया है और इसे 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार 19F से हटा दिया गया है, तो इसे याद करना भी आसान है। F यानी कि फॉल्स, ठीक है ना, F से होता है फॉल्स, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि 19F यानी कि फॉल्स, इसे हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। और अंतिम है 19 का G, व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कि देश में आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता 19G में रखा गया है। तो इस 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में है। पहला है 19A में बोलने की स्वतंत्रता, 19B में सभा करने की स्वतंत्रता, 19C में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19D में देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, 19E में किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता और 19G में व्यापार करने की स्वतंत्रता। चलिए आगे चलते हैं। अब है अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि यदि आपको अपराधी ठहरा दिया जाए तो उसके संबंध में आप संरक्षण ले सकते हैं। देखते हैं किस प्रकार। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, ठीक है ना। दोष सिद्धि के संबंध में हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला है एक अपराध की एक सज़ा, यानी कि यदि आप किसी प्रकार की अपराध करते हैं तो उसके लिए आपको एक सज़ा दी जाएगी। दूसरा, अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सज़ा दी जाएगी। यदि आपने किसी प्रकार का अपराध किया है, तो यदि आपने अपराध 2022 में किया है परंतु मुकदमा चलते चलते यह 2026 में चली जाती है, 2022 में उस अपराध का मात्र 6 महीना का सज़ा थी, परंतु 2026 में वह 2 साल की सज़ा हो जाती है, तो आपको अपराध करते समय के आधार पर सज़ा दी जाएगी। यानी कि यदि आपने 2022 में अपराध किया है तो आपको उसके आधार पे सज़ा दी जाएगी, न कि 2026 के आधार पे आपको सज़ा दी जाएगी, ठीक है ना। यानी कि अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सज़ा दी जाएगी। तीसरा है खुद के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। खुद के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो यह 3 प्रकार के स्वतंत्रता हमें मिली है दोष सिद्धि सिद्धांत के संबंध में। पहला है एक अपराध की एक सज़ा, दूसरा अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सज़ा, तीसरा खुद के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब है अनुच्छेद 21, तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है ना। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता, ठीक है ना। जो अनुच्छेद 21 है तो इसके अंतर्गत सभी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, किसी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार छीना नहीं जा सकता है। तो इस अनुच्छेद को जीवन का अधिकार भी कहते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। 19A में शिक्षा का अधिकार का वर्णन है।
86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करने का प्रावधान दिया गया, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। इसका वर्णन अनुच्छेद 21A में वर्णित है, शिक्षा का अधिकार। अब है अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी से संरक्षण। यानी कि यदि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए तो आप उससे किस प्रकार संरक्षण कर सकते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के संरक्षण का वर्णन है। पहला है अपराध के बाद, यानी कि दंडात्मक निरोध। तो हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, ठीक है ना। यदि आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके लिए आपको गिरफ्तारी करने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। यानी कि गिरफ्तारी करने के 24 घंटे के अंदर ही आपको दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जिन्होंने आपको गिरफ्तार किया उन पर मुकदमा चल सकती है। तीसरा, अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। यानी कि आप अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं। तो यह 3 प्रकार का हमें अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 22 में पहला है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। तीसरा, अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। अब है अपराध से पहले निवारक निरोध। यानी कि आपको अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। तो यह किसी किसी कंडीशन में होता है। यानी कि यदि किसी प्रकार के दंगे या फसाद होने की संभावना होती है, यदि यह शक होता है कि इस व्यक्ति के कारण जो यह दंगा फसाद है यह बढ़ सकती है, तो इस विषय में आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। देख लेते हैं। तो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, ठीक है ना। इसे निवारक निरोध कहा जाता है। तो इसे अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। इसमें वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। वारंट दिखाने की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा कि किसी किसी मुद्दे में जो कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना अपराध के। यानी कि यदि शक होता है कि इनके वजह से यह मामला बढ़ सकती है तो उस कंडीशन में गिरफ्तार भी कर लिया जा सकता है। तो इसमें वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है, ठीक है ना। इसके लिए दंडाधिकारी के समक्ष पेश भी नहीं किया जा सकता और 3 महीने के लिए जेल में भी रखा जा सकता है। तो इसे निवारक निरोध कानून कहा जाता है, जो कि अपराध करने से पहले होता है। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। यानी कि किसी भी बच्चे को आप व्यापार नहीं कर सकते और बंधुआ मजदूरी पर भी निषेध है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति का खरीद बिक्री नहीं की जा सकती और न ही उसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। इसका उल्लंघन करना एक अपराध है, ठीक है ना। यानी कि किसी भी बच्चे का आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते और किसी भी बच्चे से मजदूरी जबरदस्ती नहीं करवा सकते। यह एक दंडनीय अपराध है। तो अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। अब है अनुच्छेद 24, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। तो अनुच्छेद 24 को आप 14 से रिलेट कर याद करेंगे। तो इसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खदान या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को किसी प्रकार के कारखाने, खदान या जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह दंडनीय अपराध है, ठीक है ना। तो बाल नियोजन पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24।
तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इससे आगे आपको सेकेंड पार्ट में मिल जाएगी। यदि इसी में कवर करेंगे तो यह वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार का वर्णन 12 से 35 अनुच्छेद में है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार हम सभी को 6 प्रकार के प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 4, विधि के समक्ष समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 में है। क्वेश्चन नंबर 5, अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17 में है। क्वेश्चन नंबर 6, बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19A में है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 में है। क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 23 में है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।